हेलो दोस्तों। वेलकम टू स्टॉक मार्केट आजकल। आज का वीडियो पूरा जरूर देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करते हैं यूएसडी आईएनआर से। रुपया रोज अपना नया ऑल टाइम लो बनाया जा रहा है और अभी 96.69 पे ट्रेड कर रहा है। यूएस ईरान वॉर शुरू होने के बाद लगभग 5% तक रुपीस टूट चुका है यूएसडी के बदले। बात करें फॉरेक्स रिजर्व्स की, तो पहले समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व्स होते क्या है। एज पर डेफिनेशन आप जैसा देख रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर असेट्स हेल्ड बाय नेशन सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज। आप इसे एक डॉलर बैंक की तरह समझ लीजिए। जैसे कि किसी भी फॉरेन एंटिटी को अगर हमारे मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, मान लीजिए उससे कुछ सामान खरीदना है, किसी के साथ ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है इंडिया के मार्केट में, तो यहाँ की करेंसी तो रुपीज है, तो उसे रुपया चाहिए, लेकिन उसके पास डॉलर है। तो वो हमारे सेंट्रल बैंक के पास आके अपने डॉलर दे देगा और डॉलर के बदले में एक फिक्स रेट पे जो है रुपीस ले लेगा उस टाइम पे, और उस रुपीस से वो आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा। ओवर टाइम जैसे जितने भी फॉरेन एंटिटीज हैं, वो उनके जितने भी डॉलर्स हैं वो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज सेंट्रल बैंक के पास इकट्ठे होके तो एक रिजर्व बन जाएगा। और मान लीजिए जैसे हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो बैंकर्स हैं, या फिर हमारे जो रिफाइनर्स हैं, गवर्नमेंट है, उन्हें अगर डॉलर की जरूरत हुई, मान लीजिए उन्हें कुछ बाहर से खरीदना है, इंपोर्ट करना है, जैसे कि ऑयल इंपोर्ट, तो उन्हें डॉलर चाहिए। डॉलर के लिए वो क्या करेंगे, अपने रुपीस सेंट्रल बैंक के पास जमा करके बदले में डॉलर्स ले लेंगे, और उन डॉलर से जाके वो ऑयल परचेज करके हमारा कंजम्पशन चलता रहेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, जो बाहर की एंटिटीज के जो डॉलर्स का जो रिजर्व इकट्ठा हो गया है, वो हमारे किस काम आता है? वो हमारे दो काम आता है। पहली बात तो हमारे यहाँ की इंडिया की जो ट्रेड है उसे फैसिलिटेट करना, जैसे कि इंपोर्ट करना किसी भी सामान को, मेनली ऑयल की अगर बात करें तो ऑयल इंपोर्ट करना, गोल्ड इंपोर्ट करना, एटसेट्रा। और दूसरा हमारी जो करेंसी है उसे स्टेबलाइज करना। अब उसे स्टेबलाइज कैसे करेगा? मान लीजिए कि हमारे यहाँ डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो आरबीआई क्या कर सकता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उसमें से कुछ डॉलर निकाल के इस मार्केट में सेल कर देगा, और उसके बदले में रुपीस जो है मार्केट से ले लेगा, मार्केट से रुपीस लेके डॉलर दे देगा। तो उससे क्या हुआ, रुपी की सप्लाई कम हो गई और डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ कि जो डॉलर की बढ़ रही थी डिमांड, उसे कम हो गया, और डॉलर की डिमांड कम हो गई, तो जो हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अब अगर बात करें तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अभी एट प्रेजेंट किस लेवल पे हैं? तो जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अभी ऑल टाइम हाई पे थे। यूएस ईरान वॉर के स्टार्ट होने के पहले हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो ऑल टाइम हाई पे थे, और अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे है। लगभग आप देख सकते हैं 700 बिलियन डॉलर्स पे थे। और वॉर शुरू होने के पहले अगर देखें तो ये 728 बिलियन डॉलर्स पे थे। यूएस ईरान वॉर शुरू होने के पहले, फरवरी का डेटा है ये। और उसके बाद यूएस ईरान वॉर हुआ, और वॉर होने के बाद एट प्रेजेंट ये लगभग 697 बिलियन डॉलर्स पे है। तो लगभग 30 बिलियन डॉलर्स का इसमें डिप आया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। ऐसा क्यों हुआ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से 30 बिलियन डॉलर्स कम हो गए? तो अगर इसके कारण देखें तो इसके दो कारण हैं। पहला, ऑयल शॉक। ऑयल शॉक जैसे कि अगर बात करें कि जब वॉर शुरू हुआ था, वॉर शुरू होने के पहले फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑयल की एवरेज प्राइस जो थी वो लगभग $70 थी, इंडिया की एवरेज प्राइस थ्रू आउट द ईयर। लेकिन वॉर शुरू होने के बाद जो ऑयल का प्राइस हो गया वो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $110 हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो ऑयल सप्लाई जो है रेस्ट्रिक्टेड हो गया, लेकिन ऑयल तो किसी भी हालत में चाहिए था, तो उसका प्राइस बढ़ गया मार्केट में। तो अब ऑयल की नीड तो सेटिस्फाई करनी है, तो ये जो ऑयल की बाइंग हुई वो हमारे फॉरेन रिजर्व्स में हुई। मतलब कि हर बैरल पे $40 एक्स्ट्रा जो है वो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से खर्च किया। और दूसरा रीजन अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, जैसे ही वॉर शुरू हुआ तो जो मार्केट अनसर्टेनिटी थी और जो एक रिस्क था, तो उसके कारण जो पैनिक हुआ, और जो एफपीआईज ने अपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना जो डॉलर रिजर्व है वो इंडिया से निकाल लिया। कितना निकाला? अगर हम देखें रुपी टर्म्स में, फरवरी में लगभग 22,000 करोड़ जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने निकाला था। अब अगर मान लीजिए डॉलर को 100 रुपए पकड़ लें, तो 1 बिलियन डॉलर हुआ लगभग 10,000 करोड़ रुपए। तो फरवरी महीने में 2 बिलियन डॉलर
फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्केट से निकाला। अब मार्केट से डॉलर कैसे निकाला? मान लीजिए उनके पास कोई एसेट है रुपीज में, तो उस रुपये के एसेट को उन्होंने सेल किया, और वो जो रुपीज उनके पास आए उन्हें वो आरबीआई के पास लेके गए, और उसके बदले में डॉलर लिया और अपने डॉलर्स लेके यहाँ से चले गए। तो इस हिसाब से उन्होंने डॉलर इनफेक्टिवली इफेक्टिवली उन्होंने डॉलर बाहर ले गए हमारे मार्केट से। तो फरवरी में वो लगभग $2 बिलियन ले गए, और वहीं मार्च में वॉर शुरू होने के बाद ये अमाउंट जो है वो रुपीज में लगभग 1.17 लाख करोड़ है। मतलब कि मोटा मोटा देखें तो 1,17,000 करोड़ को डॉलर में कन्वर्ट करें तो लगभग 1,20,000 करोड़ मान लें, तो लगभग $12 बिलियन। तो $10 बिलियन एक्स्ट्रा जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने यहाँ से मार्केट में से एग्जिट किया। तो ये दो कारणों के कारण $30 बिलियन का लगभग हमारे यहाँ जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें डिप आया। $10 बिलियन एफपीआई की ट्रेड से, और बाकी का जो ऑयल परचेज किया उसके कारण। तो अब अगर देखें कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो इस ऑयल प्राइस के बढ़ने से एक्चुअल में उस पर इफेक्ट क्या पड़ा, तो मोटा मोटा अगर बात करें तो इंडिया जो है रोज पे 5 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट करता है, खरीदता है बाहर से। 5 मिलियन बैरल्स मतलब कि 50 लाख बैरल्स पर डे। और वॉर के पहले अगर बात करें तो हर बैरल की जो प्राइस थी वो $70 थी। तो अगर इसका डेली बेसिस पे डॉलर का खर्चा निकाला जाए तो $350 मिलियन पर डे आता है। और जस्ट वॉर के बाद अब कंजम्पशन तो कम हुआ नहीं, तो 5 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से और आफ्टर वॉर प्राइस जो हो गई $110 पर बैरल, तो अब उसका खर्चा निकालें तो 550 पर 550 मिलियन डॉलर्स पर डे इसका खर्चा हुआ। तो इसमें कितना इजाफा हुआ? लगभग 57% का, 57%। मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि अगर कोई ₹100 दे रहा था ऑयल खरीदने के लिए, तो अब ₹157 देगा। तो अब इसका रुपीज के टर्म्स में कितना इफेक्ट पड़ा? अगर रुपीज के टर्म्स में इफेक्ट पड़े तो इसमें एक और प्रॉब्लम है। पहले तो डॉलर प्राइस ऑयल की बढ़ गई, और उसके बाद जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले टूट गया। तो वॉर के पहले जो ऑयल प्राइस था वो $70 पर बैरल था, और एक्सचेंज रेट जो था तो 91.08 था। तो अगर रुपी के टर्म्स में हमारा इंपोर्ट बिल कैलकुलेट करें डेली का, तो लगभग 3,200 करोड़ रुपए आ रहा है। और अगर पोस्ट वॉर की बात करें, वॉर के बाद जो ऑयल का प्राइस हो गया वो लगभग $110 पर बैरल हो गया, और एक्सचेंज रेट रुपया टूट के 96.53 पे आ गया। तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू हो गई लगभग 5,300 करोड़ रुपए, जिसमें कि 66% का इजाफा है। मतलब कि आज अगर हम किसी को ₹100 दे रहे हैं ऑयल प्राइस के लिए, तो वही वॉर के पहले अगर हम ₹100 दे रहे थे, तो आज हम ₹166 दे रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं। अब अगर इसी जो ट्रेड में जो हमारे में हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, उसका अगर हम ट्रेड डेफिसिट पे बात करें, ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ कि जितना हम सामान बेच रहे हैं और जितना हम सामान खरीद रहे हैं, उस दोनों में कितना अंतर है, उसे ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। उस पे क्या इसका असर पड़ रहा है, उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट को आप मानिए जैसे इंडिया को अगर आप एक घर मानते हैं, तो घर का जो राशन होता है, तो राशन का जो अकाउंट है, जो रोजमर्रा में जैसे बिजली का बिल है ना, और गैस का बिल, इंटरनेट का बिल, फोन का बिल, रोजमर्रा की खाने की चीजें है ना, सामान, वो जैसे राशन है, वैसे ही करंट अकाउंट है। जो भी कंजम्पशन हो रहा है देश में, जो भी जैसे ऑयल खरीदना है, ऑयल तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑयल तो यूज होना है, अगले महीने फिर से नया खरीदना पड़ेगा। तो जो भी करंट की चीजें हैं उन्हें करंट अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट में कितना डेफिसिट है उसकी बात करते हैं। तो अब अगर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें, तो उसके 4 क्वार्टर्स में अगर बात करें, तो क्वार्टर वन में जो डेफिसिट था वो $2.4 बिलियन था, जो कि 0.2% ऑफ जीडीपी। अब इस पे आगे बात करेंगे अपन। और क्वार्टर टू में 1.3% ऑफ जीडीपी, और क्वार्टर थ्री का भी 1.3% ऑफ जीडीपी, 13.2 बिलियन डॉलर्स। और ये जो डेटा है ये वॉर के पहले का है। वॉर के पहले का डेटा है, तो अगर हम मान लें कि वॉर नहीं हो रहा है, वॉर नहीं हुआ मान लीजिए,
तो जो क्वार्टर फोर का जो डेटा है वो अभी जून में रिलीज होना है, लेकिन अगर हम उसका अनुमान लगाएं तो कंडीशंस अगर सेम माने तो लगभग हम $13.2 बिलियन उसे अज्यूम कर लेते हैं। तो क्वार्टर फोर का भी $13.2 बिलियन, क्वार्टर थ्री का 13.2, क्वार्टर टू का 12.3 और क्वार्टर वन का 2.4। तो अगर इन सबको हम जोड़ दें तो पूरे साल का जो है फोरकास्ट निकल आएगा कितना, 2.4 प्लस 12.3 प्लस 13.2 प्लस 13.2, लगभग $41 बिलियन, है ना। $41 बिलियन का FY26 का प्रोजेक्शन था करंट अकाउंट डेफिसिट का। और हम हमारी जीडीपी का जो एस्टिमेट है फाइनेंशियल ईयर 26 का, वो देखें तो $4.15 ट्रिलियन रहा। तो $4.15 ट्रिलियन रहा। तो इस हिसाब से जो इसका एस्टिमेट निकाला है वो कैट जो है वो 0.9% ऑफ जीडीपी आना है, ऐसा एस्टिमेट है, जो कि हमारा भी सेम आ रहा है लगभग 41 बिलियन डॉलर। और उसको परसेंट टर्म्स में हम निकालें तो 41 बाय जो जीडीपी एस्टिमेट है $4.15 ट्रिलियन, और उसको बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट किया तो 41/4150, तो 0.98%, जो कि जो एस्टिमेट है उसके लगभग पास में आ रहा है, 0.9%। तो जो है, अब हम ये निकालें कि जो वॉर है उसका हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि प्री वॉर, वॉर के पहले जो हमारा इंपोर्ट बिल था उसका और जो वॉर के बाद है इंपोर्ट बिल, उसमें कितना अंतर है। तो जैसा हमने कैलकुलेट किया था, वॉर के पहले $350 मिलियन पर डे का हमारा इंपोर्ट बिल था, और वॉर के बाद वो बढ़ के 550 मिलियन डॉलर्स पर डे हो गया है, मतलब कि 200 मिलियन पर डॉलर्स का उसमें इजाफा है ना। तो जो एक्स्ट्रा डॉलर पेमेंट है वो क्या हुआ, जो हमारा वॉर के पहले जो इंपोर्ट बिल बनता था साल भर का, अब साल भर का कैसे निकाला, 350 को 365 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है वो लगभग $128 बिलियन आ रही है वॉर के पहले। और वॉर के बाद आ रही है 550 इंटू 365, जो कि $200 बिलियन आ रही है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट हम कितना कर रहे हैं, $72 बिलियन हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं साल भर में। अब अगर मान लें कि ये जो वॉर है ये कंटिन्यूड रहा थ्रू आउट, जो फाइनेंशियल ईयर 27 है उसमें वॉर चलता रहा, तो इतना पेमेंट हम एक्स्ट्रा करेंगे जो हम कर रहे थे उसके एड ऑन। तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 27 का, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 26 का जो कैड था $41 बिलियन, उसमें ये एक्स्ट्रा पेमेंट ऐड कर देते हैं, 41 प्लस 72, जो कि आ गया $113 बिलियन। तो जो फाइनेंशियल ईयर 27 का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो $4.58 ट्रिलियन का है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को हम परसेंट में नापें, जीडीपी का कितना आना चाहिए इस एस्टिमेट के, तो $113 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट डिवाइडेड बाय 4.58 ट्रिलियन हमारे फाइनेंशियल ईयर 27 का जीडीपी एस्टिमेट, और $1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन डॉलर्स तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लगभग 2.47% का हमारा कैड है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 26 में 0.9% पे था, वो राइज होके अभी लगभग 2.47% पे आना चाहिए। और यही कुछ फॉरेन ब्रोकरेजेस का प्रिडिक्शन भी है। उनका प्रिडिक्शन 2.3% ऑफ जीडीपी पे है, कि करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो जाएगा 2.3% ऑफ जीडीपी, 0.9% से बढ़ के 2.3 पे हो जाएगा, जो कि लगभग हमारे एस्टिमेट के करीब है। अब ये समझते हैं कि हमारा जो रुपीज है वो गिर क्यों रहा है डॉलर के बदले। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट। अब हमने करंट अकाउंट की तो बात कर ही ली है, अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। जैसे कि करंट अकाउंट जैसे राशन का अकाउंट है, वैसे एक कैपिटल अकाउंट है। जैसे घर की जो पूंजी होती है वो खत्म नहीं होती, उससे वैल्यू क्रिएट होती है। वो जैसे घर की गाड़ी हो गई या पूरा घर हो गया, वो एक हमारा असेट है। वैसे ही देश का जो कैपिटल अकाउंट है, जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो उन्होंने क्या किया होगा, डॉलर आरबीआई के पास जमा करके रुपीस में कन्वर्ट करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, जिससे वो अपने लिए और इस कंट्री के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे होंगे। तो वो जो डॉलर है उसे हम सेपरेट अकाउंट में रखते हैं, वो होता है कैपिटल अकाउंट। अब हम ये देखते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है, जो यूएसडी और आईएनआर का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन कैसे होगा।
अगर वो सेम वैल्यू पर रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ डॉलर्स हैं एक तरफ और जितने नंबर ऑफ रुपीज हैं उनमें एक बैलेंस है। अगर एकदम से ये बैलेंस बिगड़ जाए तो ये जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि डॉलर एकदम से या तो कम हो जाए रुपये के बदले या एकदम से ज्यादा हो जाए तो ये जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाएगी। तो ये जो डॉलर का फ्लो है ये हमें दोनों अकाउंट में रखना पड़ेगा, करंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी। अगर करंट अकाउंट से डॉलर एकदम से चले जाए तो अगर हमें यूएसडी आईएनआर का रिलेशनशिप मेंटेन रखना है तो उतने ही डॉलर्स हमें कैपिटल अकाउंट में चाहिए, ताकि ओवरऑल जो कंट्री के पास जो डॉलर का रिजर्व है वो कांस्टेंट रहे और उसका जो रुपये के साथ जो रिलेशनशिप है वो बना रहे, है ना। तो जब ये ऑयल क्राइसिस आया तो करंट अकाउंट हमारा डिप्लीट होने लगा। क्यों डिप्लीट होने लगा, हमने डिस्कस किया था। जो दो रीजंस थे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैपिटल अकाउंट है, जो ऑयल प्राइस था जो ऑयल प्राइस था वो बढ़ गया और उसके कारण हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज करके हमें करंट अकाउंट से बेचना पड़ा, है ना। तो करंट अकाउंट से डॉलर्स कम होने लगे। तो अगर हमें यूएसडी आईएनआर का रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो कैपिटल अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें डॉलर्स आने चाहिए थे। पर हुआ क्या, वही जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा लेके जाने लगे। उल्टा हुआ, मतलब कि करंट अकाउंट से भी डॉलर जाने लगे और कैपिटल अकाउंट से भी डॉलर जाने लगे। और डॉलर कैसे जाने लगे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपये को डिच करके डॉलर की डिमांड करने लगे। डॉलर की डिमांड करने लगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ी और वो रुपए के मुकाबले मजबूत हो गया। और इसी जैसा कि आप देख सकते हैं मार्च में जब वॉर स्टार्ट हो गया तो 12 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग हुई, जबकि फरवरी में ओनली 2 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग हुई थी। तो लगभग 10 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस जो है वो एक्स्ट्रा कैपिटल अकाउंट से चला गया, प्लस करंट अकाउंट से तो जा ही रहा था ऑयल के कारण। तो हमारा जो रुपीस था वो एकदम से स्लाइड करने लगा। तो अब बात करें जो हमारा जो कैड का जो प्रोडिक्शन है, एस्टिमेट है 2.3% ऑफ जीडीपी, ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, क्या है, अगर ये मैनेजेबल है कि नहीं। तो अगर हम हेल्दी सीएडी का देखें तो ये अगर 1 से 3% के बीच में रहे, 1 to 3% ऑफ नेशन जीडीपी, तो जो कैड है वो हेल्दी कहलाएगा, प्रोवाइडेड वो जो है कैड जो है कंजम्पशन के लिए यूज ना हो रहा हो, है ना। और आरबीआई की अगर गाइडलाइन कहें तो इमर्जिंग इकोनॉमीज, हमारे इंडिया जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके लिए आरबीआई का हिस्टोरिकल व्यू ये रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% या लेस जो है वो मैनेजेबल होता है ना। लेकिन अनहेल्दी अनहेल्दी कैट क्या है, अनहेल्दी कैट अगर 5% से ज्यादा आ जाए तो वो डेट्रीमेंटल है। और अगर जो कैड है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, कंजम्पशन के लिए हो रहा हो तो वो अच्छा साइन नहीं है। और हमारे केस में यही हो रहा है। हमारे केस में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ऑयल कंजम्पशन के लिए है मेनली, और फर्टिलाइजर्स और गोल्ड। और तीसरा पॉइंट अगर देखें, अगर लार्ज डेफिसिट रहा तो उस डेफिसिट को रिप्लेस करने के लिए कैपिटल अकाउंट से डॉलर में इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगा। नहीं तो जैसा कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिस्कस किया था, डॉलर और रुपये का जो बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा, डॉलर कम हो जाएंगे, रुपये ज्यादा हो जाएंगे और डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करने लगेगी, मतलब कि जो हमारे साथ हो रहा है। तो अगर इस सब के चलते हम एक सिल्वर लाइनिंग की बात करें कि इतना सब रुपया गिर रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स गिर जा रहे हैं, अब आगे क्या। तो अगर हम सोचें, इंडिया जो है वो जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इंडिया की जीडीपी, है ना। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया दे रहा है। और अभी क्योंकि क्राइसिस चल रहा है और अनसर्टेनिटी है तो सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारा जो खुद का जो पैसा है वो निकाल के सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं। सेफ हेवन क्या है, या तो गोल्ड या फिर गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स, मेनली यूएस ट्रेजरी डिपॉजिट्स। और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो हैं वो इस समय काफी बढ़ गई हैं, मतलब कि अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो सभी इन्वेस्टर्स जो हैं, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गोल्ड की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें वापस लौटना ही होगा, क्योंकि अगर उन्हें हम उनके जो फंड्स हैं उन पे रिटर्न चाहिए तो वो उनको वही मिलेगा जो इकोनॉमी ग्रो हो रही हो। क्योंकि अगर इंडिया
जैसी कंट्री हैं जिनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो उनकी कंपनीज की अर्निंग्स भी ग्रो होंगी, अर्निंग्स ग्रो होंगी तो उनके शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे। इसीलिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स गए हैं, इतना जो बड़ा वॉल्यूम, जो 2.5 लाख करोड़ के आसपास जो इस साल में जो गया है, वो वापस आएगा, जबकि उससे भी ज्यादा इनफैक्ट वापस आएगा। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है। जैसे ही वॉर में थोड़ा सा वॉर रुकता है या कुछ अच्छी खबर आती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अच्छी ग्रोथ इकोनॉमीज में आना ही होगा, जैसे कि इंडिया। और इंडिया सबसे ज्यादा ग्रोथ देता है एट प्रेजेंट। और दूसरी बात अगर कहें, तो आरबीआई गवर्नर का कहना है कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो सफिशिएंट है। ये वॉर स्टार्ट होने के बाद की बात है। अब एक प्रॉब्लम की तरफ हम एक डिस्कशन मोड़ते हैं। जैसे कि यूएसडी आईएनआर का जो रेट है वो गिरे जा रहा है, और इसके कारण जो है रुपी के टर्म्स में ऑयल जो है महंगा हो गया है, और इन्फ्लेशन की मार बढ़ते जा रही है ना। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंडिया का जो डॉलर और रुपी का जो संतुलन है, इतने सालों से ये बना हुआ है, लगभग कभी जीरो, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, लेकिन ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर लेवल पे बना हुआ है ना। ना ही ज्यादा नेगेटिव में है, ना ही ज्यादा पॉजिटिव में है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसका एक बड़ा फैक्टर है रेमिटेंसेस। जो भी हमारी डायस्पोरा है, जो भी हमारी कम्युनिटी है बाहर, उसके जो डॉलर में रेमिटेंसेस आते हैं, उसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो पे बना हुआ है। हम्म? लेकिन अब अगर हम बात करें एआई का, जो एआई ने जो दस्तक दी है ना, उसके कारण अगर ये मैसिव जॉब लॉस होता है, और जैसा कि आईटी सेक्टर में गिरावट देखी जा रही है, तो इंडिया के जो डॉलर एक्सपोर्ट्स हैं, जिसके थ्रू भी हमारे पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डॉलर्स आते हैं, उस पर इफेक्ट पड़ता है और जॉब लॉस होते हैं। तो ये रेमिटेंसेस जो हैं, जो कि ऑल टाइम हाई पे हैं, तब जाके हमारा बीओपी जीरो है अभी, वो ड्राई अप हो जाएंगे, और तब हमारा बीओपी जो है वो नेगेटिव चले जाएगा। और तब जो डॉलर और रुपी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, और फर्दर करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फर्दर करेंसी डेप्रिसिएशन होगा तो फिर से इन्फ्लेशन आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एआई को कैसे टैकल करते हैं, और एआई के कारण क्या डिसरप्शन आता है, उस पर हमें नजर बनानी है। बाकी हाँ, और जब अभी जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो तो अभी आया है, होलसेल इन्फ्लेशन का, वो 8.30%, जो कि बहुत ज्यादा था। तो ये खतरे की घंटी है। और अगर इन्फ्लेशन होता रहा तो इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि ये बराबर सब पे मार नहीं पड़ता। अब जिनके पास प्रोविजंस हैं कि वो इन्फ्लेशन से डील कर सकते हैं, जिन कंपनीज इन्फ्लेशन से डील कर सकती हैं, वो तो अभी चलती रहेंगी। लेकिन जो कंपनीज या जो घर, जो आम आदमी ने इसकी तैयारी नहीं करी होगी, है ना, उस पे इसका दूसरा अलग प्रभाव पड़ेगा। हम करंट अकाउंट डेफिसिट से तो डील कर लेंगे, लेकिन पर्सन टू पर्सन और कंपनी टू कंपनी इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो चेंज होंगे, बहुत अलग अलग होंगे। कुछ पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा और कुछ पे बहुत कम प्रभाव डालेगा। तो एक प्रॉब्लम ये भी है। और अगर इन्फ्लेशन ज्यादा आएगा तो इनकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे इफेक्ट करेगा तो जॉब ले भी हो सकते हैं, लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। कंपनी की जो ग्रोथ रेट है उस पर कमी आएगी, तो जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट में भी कमी आएगी। ग्रोथ रेट में कमी आएगी तो रिसेशन की तरफ हम एक तरह से जा रहे हैं, या फिर स्टैगफ्लेशन की तरफ अभी जा रहे हैं फिलहाल तो। और अगर एक्सट्रीम केस हुआ तो रिसेशन भी जा सकते हैं। अब सॉल्यूशन की बात करें, क्या सॉल्यूशन है? इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली हैं। तो पहला तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कि वॉर रुक जाए। वॉर रुक जाए तो सारी प्रॉब्लम अभी के लिए तो खत्म हो ही जानी है, और ऑयल प्राइस अगर कम हो गई तो बाकी सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। बस एआई जो है उसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, हमें हमारा एनर्जी मिक्स चेंज करना होगा। ग्रीन एनर्जी के प्रति ज्यादा से ज्यादा हमें जाना है। सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है हमारे ग्रीन सोर्सेज से डोमेस्टिकली सोर्स करनी है, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो घट सके। हमें ईवी के प्रति जाना है, ईवीज। और तीसरी बात, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। और एक्सपोर्ट्स तभी बढ़ सकते हैं जब हम इनोवेशन करें। इनोवेशन होगा, नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और फिर जाके कहीं
जो बीओपी का जो बैलेंस है वो कंट्रोल में आएगा, और हो सकता है क्या पता हम बीओपी पॉजिटिव हो जाए एक दिन। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।